एक बार धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 30 साल से जिस शहर के अंदर शिवसेना जीत कर आती थी, आज वहां पर मेरे मजलिस के झंडे लहराते हैं। एक नेता ने आकर कहा, ये जो चुनकर आया है ना महाराष्ट्र से सांसद, ये सिर्फ एक्सीडेंट था, बोले चुनकर आ गया है। मैंने कहा इंशाल्लाह अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। बस आप लोगों से यही इल्तिजा करने के लिए आए हैं मेरे भाइयों, जिस दिन इलेक्शन का दिन आएगा, अलग अलग सियासी जमातों को आपने हर बार आजमाया है। एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, दोस्तों इतना फख्र होता है, मुझे इतना फख्र होता है जब मैं देखता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले, लेकिन जिस हिम्मत के साथ वो खड़े रहते हैं, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि आखिर असद साहब को ये हिम्मत कहां से मिलती है। तब ख्याल आया कि ये हिम्मत उन्हें मिलती है यहां से, ये ताकत मिलती है यहां से। तुम साथ में हो तो हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपसे कहेंगे कि होगा, आप कितने सीटें लड़ लेंगे, आप कितने जीत कर आ जाएंगे, क्या हुकूमत आप बना सकते हैं? नहीं बनाना है हमें हुकूमत। गूंगे मुक्के बहरे लोगों को संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर नहीं भिजाना है। लोग जब पूछते हैं कि 2 क्या कर लेंगे, 1 क्या कर लेगा, 4 क्या कर लेंगे, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि जंगल में कुत्ते और बिल्लियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। शेरों के बच्चों को भिजाओ, और जो बहुत सारे, देखिए ताकत किसकी है ये हमको भी समझने की जरूरत है। आज अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इतनी खौफ खाई हुई है, छोटे छोटे दल, जितने दूसरे दल है, सबको ये कह रहे तुम आओ, मैं अकेले नहीं लड़ सकता, तुम भी आ जाओ, मैं नहीं लड़ सकता। हालात तो ये हो गए हैं कि सारे जुगनू महफिल में बैठ गए हैं और ऐलान ये कर दिया गया है कि इस सूरज को कैसे हटाया जाए। मेरे भाइयों, ये इलेक्शन इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। ये इलेक्शन मुसलमानों की तस्वीर बदल सकता है, हमारा मुस्तकबिल बदल सकता है। सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र की हम बात नहीं, आयत के ऊपर जाएगा जिन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को सिखाया है कि इस मुल्क के अंदर रहना है, जीना है तो सर ऊंचा करके, सर अपना सीना चौड़ा करके चलो। ये सीख हमें मिली है। डॉक्टर मन्नान साहब के लिए देहात की भीख मांगने के लिए हम भी आपके दरबार में आए। उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मजलिस के जहां जहां उम्मीदवार है, वहां से आप हमारे मजलिस के उम्मीदवारों को ताकत दीजिए। दोस्तों, मुझे मालूम है कि मेरा आपका रिश्ता क्या है। मैं जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था, आपने मुझे वोट नहीं डाला, आप डाल नहीं सकते, लेकिन मेरी जीत में, हमारी जीत में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वो किस तरह से कि इलेक्शन मैं लड़ रहा था, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सिजदा आप लोगों ने किया था कि अल्लाह इन्हें जिता दे। वो रिश्ता था हमारा। लोग कहते हैं कि शिवसेना का गढ़ था, तुम जीते कैसा, तुम कैसा जीत सकते हैं
जहां पर पूरे मुल्क के अंदर मोदी की लहर चल रही थी और वहां औरंगाबाद जैसे शहर से मजलिस अपना झंडा लिए आगे चल रही थी, मैं लोगों को कहता हूं कि वोट तो मिले ही थे, लेकिन हमारी जीत दुआओं से भी हुई है, दुआओं से हुई है। सिर्फ वोट ही नहीं करना, आप लोग मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ भी करिएगा, क्योंकि एक तड़प जो हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अंदर देखते हैं दोस्तों, शायद ही हिंदुस्तान आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज साथियों, दोस्तों, हम आज कोई तकरीर या भाषण देने नहीं आए हैं, बल्कि हमारे शेर हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, इम्तियाज जलील साहब, शेर महाराष्ट्र, शेर बॉम्बे वारिस पठान साहब, असीम वकार साहब, जिनको बार बार आप टीवी पर देखते हो, वारिस पठान साहब और पवन अम्बेडकर जी, साथ ही साथ हमारे शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष, हम सब का खैर मकदम करते हैं सिर्फ एक शेर के साथ कि जियारत को निगाहें मुंतजिर थी, जियारत को निगाहें मुंतजिर थी, कदम बोसी को राहें मुंतजिर थी। अजीज साथियों, मैं अभी डायरी शौकत भाई के हवाले कर दिया प्रदेश अध्यक्ष के। जिन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है उनका नाम वो अनाउंस करेंगे और जिला अध्यक्ष भी आ जाए, मैं खुद आ जाता हूं। सदर मोहतरम का माला पहनाकर, एक बड़ा माला पहना सिंबॉलिक तौर पर खैर मकदम करेंगे। और अजीज साथियों, एक सवाल और है कि आज आपके सारे सितारे, इम्तियाज जलील साहब, आपके वारिस पठान साहब, आपके शेर हिंद आपके बीच में मौजूद हैं। क्या आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप चाहते हो कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए उनके में? मकतबे इश्क सलामत रहे इंशाअल्लाह, मकतबे इश्क सलामत रहे इंशाअल्लाह, कच्चे धागे से आएंगे सरकार बने। अभी साथियों, दोस्तों, इन सारी बातों के साथ मैं चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष जी आ जाए, खैर मकदम कर दे सिंबॉलिक तौर पे माले से, और वक्त की कमी हायल है और आपके कायदे मोहतरम के बीच में मैं दीवार नहीं बनना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकारों को, सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली है, मैं उनका नाम आप लोगों के सामने ऐलान कर देना चाहूँगा। जनाब मोहम्मद मुबीन कासमी साहब, जनाब हरिओम वर्मा बाराबंकी से, जनाब रेहान साहब, जनाब रकीम अहमद, हरिराम तिवारी जी, पंडित विनय कुमार पांडे जी, पंडित बाले बाबा पांडे, पंडित बाबा पांडे, शकुल पांडे, काके मिश्रा, नारायण तिवारी, अभिषेक तिवारी, विकास शुक्ला, दुर्गा गुप्ता, राम दयाल यादव, सुरेश वर्मा, कल्लू दास, मोहम्मद अतीक खान, फकीरी, बनकट पिथौला, मोहम्मद अरशद अली बलरामपुर, बद्री जायसवाल गुप्ता, इन तमाम लोगों ने आज एमआईएम पार्टी की सदस्यता ली। मैं इन तमाम लोगों का एमआईएम पार्टी में इस्तेकबाल करता हूँ, खैर करता हूँ। अब आपके सामने नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे।
जनाब शौकत अली साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब जो उत्तरोला विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, साबिका रुकने असम्बली मुंबई जनाब वारिस पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान मोहतरम जनाब सैयद आसिम गफ्फार साहब, शेनशीन पर तशरीफ फरमा हमारे जिले की खवातीन की सदर मोहतरमा शाइस्ता जबीन साहिबा, जिला सदर मोहतरम जनाब जैद निजामुद्दीन साहब, दाइस पर मंच पर बैठे हुए मोहतरम जनाब पंडित राम निवास शुक्ला साहब, हरिराम तिवारी साहब, हरिओम वर्मा साहब, विजय कुमार पांडे साहब, सुरेश वर्मा साहब, उत्तरोला विधानसभा के मेरे तमाम मजलिस की रुफ़ा गयूर नौजवानों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, बस पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस जलसे में अपना कीमती वक्त निकाल कर आपने जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला जब 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, इंतखाबात होंगे, तो यकीनन आप तमाम अपनी दुआओं से, अपने वोट से, अपनी वाबस्तगी से, अपने मशवरों से यहाँ से अब की बार इंशाअल्लाह ताला आप एक नया विधायक जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान होगा उनको कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात यह है कि आपको एक अच्छे और मुखलिस शख्स को यहाँ से इस असेंबली के हल्के से, इस विधानसभा से, क्योंकि ना सिर्फ ये उत्तरोला बल्कि पूरे बलरामपुर जिले के लिए आपको एक काबिल, बेबाक और निडर विधायक की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को सिर्फ कामयाब होकर जाकर ना बैठे बल्कि वो कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब उत्तरोला की जनता उसको भेजाएगी तो वो उत्तरोला विधानसभा के जो तकालीफ है, जो मसाइल हैं, उसका हल तलाश करे। आपकी तकालीफ को वो अपनी जबान से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाए, चाहे मुख्यमंत्री किसी का भी हो। उत्तरोला की जनता को ऐसे एमएलए और विधायक की रुकने असेंबली की जरूरत है जो इस विधानसभा को, जो यहाँ पर तरक्याती ठप होकर रह गए, उन काम को हल करवा सके। और मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि इस विधानसभा में उत्तरोला के असेंबली हल्के में सबसे बड़ा मसला रोड का मसला है। यहाँ पर रोड है ही नहीं और मैं तो चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाड़ी में सफर करें, लखनऊ से यहाँ तक आए और अगर उनकी कमर में और सर में दर्द ना हो तो हम भी कहेंगे कि रोड है यहाँ पर। उत्तरोला में, बलरामपुर में कहीं पर भी रोड नाम की चीज नहीं है। रोड की सख्त जरूरत है। मैं आपसे बात
कर रहा हूं कि आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला हम इस अहम मसले को हल करेंगे। दूसरा, मैं उत्तरोला विधानसभा के उन किसानों से वादा कर रहा हूं जो गन्ने को उगाते हैं और बजाज चीनी मिल से उनको उनकी कीमत नहीं मिलती। आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। 48 घंटे के अंदर ये विधायक उस चीनी मिल के सामने बैठकर उनका इलाज करवा के आपको अपनी कीमत दिलवाएगा। आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को यहां से अपना एमएलए विधायक बनाइए तो जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग का काम बरसों से चल रहा है, और अगर यहां से आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग का काम सुबह क़यामत तक चलता रहेगा और मुकम्मल नहीं होगा। आप मंदलिस को कामयाब करिए, वो पॉलिटेक्निक और आईटीआई की बिल्डिंग का काम इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल मन्नान आपके दुआओं से और आपकी ताईद और ताकत की बिना पर उसको मुकम्मल करवाएंगे। मैं आपसे इस बात का भी वादा कर रहा हूं कि बलरामपुर बल्कि उत्तरोला से यहां पर ट्रेन अज़ां हो रही है, 1-2 मिनट रुक के अज़ां हो रही है। आसान हो रही है इसलिए रोक दिया गया है थोड़ी देर के लिए। खड़ा बैठे हैं नहीं कहीं कुछ नहीं चल रहा है, कहीं कुछ 2-3 दिनों से नाटक है। इधर कोई बैठा नहीं है, लगा के बैठना और बैठ जाओ ना, वही बैठो। हो रही है बहुत बोल रहा है ये लाइव चला रहा है। अरे ये कौन देखिए क्या कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है बंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस विधानसभा में रेलवे लाइन नहीं है। बीजेपी ने वादा किया था कि उत्तरोला से बलरामपुर होते हुए बहरेज तक एक रेल की लाइन डाली जाएगी, मगर वो काम नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के इस सेशन में मैं या इम्तियाज जलील साहब इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे कि उत्तरोला से एक रेलवे की लाइन का काम शुरू किया जाए। जनवा में यहाँ से रेलवे स्टेशन 28 किलोमीटर दूर है और नहीं मालूम 5 साल में बीजेपी ने क्या किया। 6.5 साल में मोदी ने एक रेल की लाइन उत्तरोला से बहरेज तक नहीं डलवाई, मगर दिखाते हैं, वादा करते हैं, बड़े बड़ी हथेली में जन्नत दिखाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उत्तरोला में यहाँ पर अस्पताल की सख्त जरूरत है। अगर आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को अपने वोट से कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आपको अपने बीमार पेशेंट को, अपने बीमार रिश्तेदारों को गोंडा या लखनऊ ले जाना पड़ता, अगर आप एक अच्छे और सच्चे विधायक को कामयाब करेंगे तो मुझे यकीन है
कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान पूरी मेहनत और जुस्तजू करके उत्तरला में भी एक आलीशान गवर्नमेंट का अस्पताल यहाँ पर तामीर करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद एक डॉक्टर हैं और वो खुद इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कैसे यहाँ पर खास तौर से गरीब आवाम को कितनी तकलीफ पहुँचती है जब उनके कोई अजीज व क़ारिब या फिर उनके भाई या बहन या उनके वालिद या वालदा बीमार होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को आने वाले असेंबली के इलेक्शन में आप कामयाब करिए। जब यहाँ पर सैलाब का इतना बड़ा मसला आता है, पानी आ जाता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन अहम मसलों के ऊपर आप अपनी नजर रख के अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि विधायक का काम ये होता है कि वो सिर्फ असेंबली में जाकर अंधा या गूंगा ना बन जाए, बल्कि अपनी आवाज को उठाए, अपने क्षेत्र के, अपने उस हल्के के, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तकालीफ को उठाए। आपने बीजेपी को वोट तो दे दिया, 300 उनके एमएलए विधायक बनाए, रुकने असेंबली को मुंतखब किया, मगर वो सरकार जो उतरौला में यहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लिटरेसी रेट ये एजुकेशनली बैकवर्ड जिला है और यहाँ पर मुसलमान सबसे कम पढ़े लिखे हैं। आप बताइए क्या आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करेंगे या फिर आप उस झूठे और उन तमाम बकवास बातों में आकर हमको हमेशा खास तौर से मुसलमानों को ये कहा जाता है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अब जब असेंबली का इलेक्शन करीब आ रहा है तो ये जो हमारे मुसलमानों के दरमियान में जो इन बड़ी बड़ी पार्टियों के दल्ले हैं वो आपके दरमियान में आकर मुसलमानों से शैतान जिस तरह एक इलेक्शन हमारे जिंदगी मौत का इलेक्शन है, अपने वोट का इस्तेमाल ओवैसी के हक में मत करो, वरना वोट का इस्तेमाल अगर ओवैसी के पार्टी के हक में करो तो वोट डिवाइड हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं, तुम इब्लीस की तरह कानों में जाकर ये मत पढ़ो, बल्कि आओ और हमसे बात करके बताओ हमको, हम तुमको दलील देंगे, दलाइल की बुनियाद पर हम इनको बता देंगे कि मुसलमानों के वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी मुल्क में 2 मरतबा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी है और अगर उत्तर प्रदेश में 2014 में समाजवादी बीएसपी कांग्रेस नाकाम हुई और बीजेपी के 70 के करीब 2014 में उनके एमपी कामयाब हुए और 17 में समाजवादी और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, तब भी 300 असेंबली सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। 19 का इलेक्शन आया पार्लियामेंट का 2019 का, तो समाजवादी और बीएसपी मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल करे। बाकी पार्लियामेंट की सांसद की सीटों पर बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि 2014 में भी भारत के मुसलमानों में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था और 2014 में नरेंद्र मोदी को 34% हमारे हिंदू भाइयों ने वोट किया था और जब 2017 के असेंबली के उत्तर प्रदेश के इंतखाबात आए तो 40% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट किया। जब 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो उत्तर प्रदेश में 75% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट किया। 2019 में 75% मुसलमानों ने समाजवादी बीएसपी को वोट दिया, तब भी उनके 15 जीते। मैं उतरौला के उन तमाम जिम्मेदारों से अर्ज कर रहा हूं, खास तौर से जहां पर जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और बहन हैं, हमारे दलित और ओबीसी भाई और बहन हैं, हमारे मुसलमान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि ये आदाद व शुमार है।
ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आपको करना है। अपने वोट को जाया मत करो। याद रखो, अगर आप उतरौला से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे तो यकीनन बातिल तूफानों में आप एक चिराग को रोशन करने के बराबर होगा। ये फिरका परस्ती के सैलाब में डॉक्टर अब्दुल मन्नान की कामयाबी एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, न सिर्फ उतरौला की आवाम और जनता के लिए, बल्कि वो सेकुलर जहन रखने वाले उन तमाम भारत के लोगों को जिनके दिलों में आज भी गांधी अम्बेडकर की मोहब्बत बरकरार है। हाँ, अगर वो लोग कामयाब होंगे तो याद रखो, ये कामयाबी सेकुलरिज्म की नहीं होगी। आपको और मुसलमानों को खास तौर से ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना 9% यादवों की नहीं है? 9% यादव है और 2-2 मर्तबा उनका मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे दलित भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे ओबीसी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं ये सब लोग मिलकर इनसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ, मगर सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ मुसलमानों के गले में जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है और हम इस सांप से बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ये सांप हमको ही डसता है, उनको नहीं डसता। हम बर्बाद होकर रह गए। 60 साल भारत के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। बताओ क्या हासिल किया आपने? बताओ मुसलमानों, बताओ आपने क्या हासिल किया? आपने समाजवादी को इख्तियार किया, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, आपने वोट दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले बरसों आपने लोकदल और कांग्रेस को वोट दिया। अरे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई तरक्की हुई? क्या तुमने कुछ हासिल किया? ये भी आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से बात नहीं बताई जाती, बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि भारत में अगर कोई बेटा अपने बाप से कम कमाता है, अगर कोई बेटा अपने बाप से कम पढ़ा लिखा है, अगर कोई बेटा अपने बाप से गरीब है, वो कौन है? वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। और मैं सच्चाई के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने घर में अपने बेटे को देखो, कहां है तुम और कहां है तुम्हारा बेटा? तुम अपनी जवानी में अगर आज कोई 60 साल का है तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि अगर तुम्हारा बेटा 25 साल का है तो तुम 25 साल में क्या कमाते थे? उससे कम तुम्हारा बेटा आज कमा रहा। इसको इंटरजेनरेशन मोबिलिटी कहते हैं। ये मुसलमानों में सबसे कम है। सबसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, सिर्फ 2%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर है, मुसलमान है। कौन इसका जिम्मेदार है? ओवैसी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको धोखा दिया गया। आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों, इस चुनाव में तुमको एक होना है अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। आपने हमेशा वोट दिया इन पार्टियों को, मगर क्या तुमने कभी वोट दिया अपने आप को? क्या तुमने वोट दिया अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों के स्कूल के लिए, उतरौला में रेलवे की लाइन के लिए, उतरौला में स्कूल और पॉलिटेक्निक के लिए, उतरौला में नहीं है? अपने वोट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। कोई समाजवादी का, बीएसपी का, कांग्रेस का कोई आकर कहेगा कि अगर डॉक्टर मन्नान कामयाब होगा तो क्या कर लेगा वो? कोई पूछेगा आपसे कि अगर मंजलिस के 10-15 एमएलए इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? मैं उनको कह रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, अगर आपके दिल में ये वसवसा है, अगर आपके दिल में सवाल है
तो इसका जवाब यही है कि पूरे भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब पार्लियामेंट के सांसद के मेंबर हैं। उन 540 में मजलिस के सिर्फ 2 हैं और अल्लाह का इतना बड़ा करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते पार्लियामेंट को हिला के रख देते। आपको इस तरह की जरूरत है, आपको इस तरह के विधायक और एमपी की जरूरत है। आपको कोई कव्वाली पार्टी में कोई हारमोनियम बजाने वाले की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये पार्टी के जीत भी जाते तो क्या करते? आपने देखा कभी कव्वाली को? एक थाली मारने वाला होता है, तबलची होता है, हारमोनियम बजाता है, एक राग खींचता है। एक रब अब आगे इलेक्शन आ गया तो पूरी कव्वाली पार्टी आ गई मजलिस के खिलाफ। एक हारमोनियम बजा रहा है, एक राग बजा रहा है, एक तबलची है। अरे तुम जो काम कर रहे हो, मैं मजलिस के मुखालिफिन से कह रहा हूं, अरे तुम तो उस तवायफ से भी बदतर हो। कम से कम वो अपना पेट काटने के लिए करके तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। बताओ आपने क्या हासिल किया? आपके पास में ये आदाद और शुमार, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, कुछ जवाब नहीं दे सकते हमारे दलाइल का। सिर्फ यही कहते हैं कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। हाँ, जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। जो मुर्दा है उसमें जज्बात नहीं होते। अल्लाह ने दिमाग दिया, सोचने और समझने का सलीका दिया। अल्लाह ने दिमाग दिया कि उठाओ ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओ तो उठाता हूं। अल्लाह ने दिमाग दिया, अल्लाह ने एहसास दिया इंसान को कि जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, तो बोलते रहते हैं। अब जो मुर्दा हो चुके, जिनका जमीर मर चुका, जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका, जिनके पास सोचने और समझने का सलीका छीन लिया गया, वो क्या महसूस करेंगे किसी मजलूम की तकलीफ को? वो सिर्फ इलेक्शन में आकर कहेंगे कि सेकुलरिज्म को बचाओ, वोट को टूटने मत दो, इनको कामयाब करो। अरे जब 9% यादव 2-2 बार अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप मजलिस के 15-20 अरकान असेंबली को कामयाब नहीं कर सकते? क्या बुतुल्लाह से डॉक्टर मन्नान को कामयाब नहीं कर सकते? कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपको करना है, बताना है। लोग यहां पर बैठकर, याद रखो मेरी एक बात को, मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपसे कह रहा हूं। मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मगर थोड़ा तजुर्बा है। इंसान जब एक मरहले पर पहुंच जाता है ना, जहां पर उसको फैसला लेना है, तो हमेशा याद रखो, दिमाग आपसे कहेगा खतरा मत मोल ले। दिमाग कहेगा कि खतरा मत मोल ले, दिल बोलेगा प्यारे जब प्यार किया तो डरना क्या, दिल का साथ दो, दिल का साथ दो। दिमाग तुमको डरा देगा। तुम दिमाग से पूछोगे अल्लाह कहाँ है, तो दिमाग से सवाल, दिमाग बोलेगा कहाँ है अल्लाह, दिल बोलेगा अरे प्यारे जमीन और आसमान का खालिक तो वही है। जो बगैर देखे जिस पर ईमान लाना, वो दिमाग का काम नहीं, वो दिल और दिमाग का काम। तो सिर्फ दिमाग के गुलाम मत बन जाओ, दोनों को इस्तेमाल करो। और अपने आप से सवाल करो कि अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा, उत्तरोला का क्या फायदा होगा? मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा तो उत्तरोला के भाईचारगी का मजबूत होगी। अगर मैं डॉक्टर मन्नान होगा, अगर मैं डॉक्टर मन्नान को वोट दूंगा, तो क्या मेरा विधायक लखनऊ जब जाएगा तो क्या खाली अपनी गाड़ी में टाई लगाकर खामोश हो जाएगा या करेगा? ये फैसला आपसे लेने की मैं गुजारिश कर रहा हूं। इन बात पर आप गौर करो। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरौन को भी बड़ा गुरूर था। फिरौन को बड़ा गुरूर था कि मेरा इख्तिदार खत्म नहीं होगा। अब ये मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी को भी बड़ा गुरूर है कि हम इख्तिदार पर रहेंगे आइंदा 20 साल। इंदिरा गांधी को भी यही ख्याल था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मगर सियासी तारीख गवाह है कि जिस किसी ने ये समझ लिया
के इख्तिदार पर हमेशा रहेंगे। कुदरत ने उनको इख्तिदार से बेदखल किया। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, आपको अपने उतरौला से अपने एक बेहतरीन विधायक को कामयाब करके लखनऊ को बचाना है। उतरौला की तरक्की के लिए आपको यहां पर उनको कामयाब और कामरान करना है। अब कोई ये हमारे मीडिया के लोग ये पूछेंगे कि ओवैसी साहब आपने बहुत बोल दिया, बीजेपी को ज्यादा नहीं बोलते आप। यानी हमारी तकरीर के अल्फाज और जुमलों को ये सेकुलर, कम्युनल, लिबरल ये लोग इसको तोलते हैं। कितना बोले? 40% बाबा को बोले तो क्या 50% अखिलेश को क्यों बोल दिया? ये तोलते हैं। और जब मोदी के सभा में जाते हैं तो ऐसा बैठते हैं, हाँ पप्पा जी बोल रहे हैं। समाजवादी के सभा में जाते हैं तो है नेता बोल रहा है, भैया जी बोल रहे हैं। और हम जब बोलते हैं तो कितना बोले तोलते हैं। हम क्या कोई टमाटर बेच रहे हैं यहाँ पर? हम आवाम के मसाइल को बयान कर रहे हैं, उतरौला के जनता की तकलीफ को बयान कर रहे हैं। हम तो मुस्तकबिल में आपके मसाइल का हल और उसका तरीका आपको बता रहे हैं। हम तो आपसे एक पैगाम दे रहे हैं कि कैसे आपको उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। जब 9% यादव अपनी लीडरशिप को बना दिए, मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे को अपना नेता बना दिया। दलित में हमारे जाटव भाई और बहनों ने बहन मायावती को अपना नेता बना दिया। कुर्मियों ने अपनी लीडरशिप वो अब अनुप्रिया पटेल को बना दिया। आगरा के बाघेलों ने अपना नेता बाघेल साहब को बना दिया। ठाकुरों ने बाबा को अपना लिया। सबने ब्राह्मणों की एक पॉलिसी है। आप बताइए, अगर इसमें अगर कहीं पर कोई नजर नहीं आता तो मुसलमान है। बताओ आपका नेता कौन है? बताओ तुम्हारा नेता कौन है? मेरा नाम मत लो, अपने दिल से सवाल करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में नेता कौन है? कौन है तुम्हारा नेता जो तुम्हारी विधानसभा में तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कौन है मुसलमानों का नेता उत्तर प्रदेश में? बताइए आप। क्या आप इसी तरह नहीं है बोलेंगे या बनाएंगे? क्या उतरौला में बनाएंगे या पूरे यूपी में बनाएंगे? आपको पूरे यूपी में बनाना है। इसमें कोई गलती नहीं होगी। इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश की जमहूरियत मजबूत होगी। कैसे होगी? जब तमाम समाज ने अपना नेता बना लिया, अपनी लीडरशिप बना ली। और हम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हमने हमेशा इन धोखेबाजों पर भरोसा किया जिन्होंने हमको हमेशा धोखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के ये विधानसभा के चुनाव, आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मेरी अपील है कि अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपने सुना इम्तियाज जलील ने क्या कहा था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में 22-23 साल से शिवसेना का एमपी था। जब इम्तियाज जलील इलेक्शन लड़ने आए मेरे पास तो मैंने कहा, इम्तियाज साहब दोबारा सोच लो। तो इम्तियाज साहब ने कहा, नहीं साहब, मैं सोच कर आया हूं, मुझे लड़ना है पार्लियामेंट का इलेक्शन। और इम्तियाज जलील कोई खानदानी सियासतदान नहीं है। इनके वालिद जलील साहब औरंगाबाद के एक मशहूर डॉक्टर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इम्तियाज जलील 25 साल का जर्नलिस्ट था। मुझसे आकर कहा कि मुझे लड़ना है। मैंने कहा, सोच कर आकर बोलो। बोले, नहीं साहब, सोचना नहीं है, आप मुझे अपना फैसला सुनाइए। मैं औरंगाबाद के तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, मैं उनकी जिद और उनके जज्बे को देखकर उनके सामने कहा, जाओ और इलेक्शन लड़ो। 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हराकर वहां से मजलिस को कामयाब किया। क्यों किया? क्योंकि एतमाद था, भरोसा था, लड़ने का जज्बा था।
अब उत्तरोला की आवाम को भी अपने दिलों में एक एतमाद को बहाल करना है, एतमाद को मजबूत करना है कि डॉक्टर मन्नान हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा खादिम है, हमारा गुलाम है। जो आप पुकारेंगे तो दौड़कर आपके दरमियान में आए। ये फैसला आपको उत्तरोला में करना है। अगर आप अपने अज़म और हौसले को बुलंद रखेंगे तो याद रखो, हम कोई चीज को भी हासिल कर पाएंगे। इंसान अगर अपने अज़म और हौसले को पुख्ता रखेगा तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ी ताकतवर चीज दी है, उसको जिद दी है। जब आप जिद में आ जाएंगे कि नहीं उत्तरोला से यहाँ पर सिर्फ मंजलिस कोर्ट पड़ेगा, उत्तरोला की जनता की भलाई के लिए डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल मन्नान यहां से आपका विधायक बनकर लखनऊ को जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार है। योगी कहते हैं हमने ये कर दिया, मोदी कहते हमने वो कर दिया। आपको मालूम अभी नोएडा में जीवर एक मुकाम पर एक नया एयरपोर्ट का संगे बुनियाद देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने किया। ये बीजेपी वाले कितनी बड़ी चोरी करते हैं देखो आप। क्या किए, नोएडा में जो एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा गया तो इन्होंने सोशल मीडिया पर बीजिंग के एयरपोर्ट की फोटो डालकर कहा नरेंद्र मोदी इस तरह का एयरपोर्ट बना रहे हैं। यानी चीन का एयरपोर्ट की फोटो डालकर ये बता दिया कि मोदी जी इस तरह का एयरपोर्ट डाल रहे हैं। चीन बोलना पड़ा, अरे बीजेपी वालों ये हमारा एयरपोर्ट है, तुम कहां से तस्वीर ला ली? यानी कितना झूठ बोलते हैं, यानी झूठ की फैक्ट्री है ये। बीजेपी झूठ को पैदा करती और ऐसा पेश करती कि सच यही है। बीजेपी भारत की जनता से कह रही है कि सच्चाई की तहकीक मत करो, झूठ को सच मान लो और उगल लो, इसको निगल लो। एयरपोर्ट की फोटो भी चीन की डाले और वो चीन भारत की सरजमीन में लद्दाख में डेप्सांग में डमचाक में हॉट स्प्रिंग में चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। और इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि फोटो डालना था तो कम से कम भारत के किसी अच्छे एयरपोर्ट की डालना था, उठाए तो उठाए चीन की उठाए। हाय मोदी जी, कितनी मोहब्बत है चीन से आपको, कितनी मोहब्बत है देश के प्रधानमंत्री को। और बाबा के बारे में जितना बोला जाए कम है। आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, टीईटी टेस्ट था। 18 लाख बच्चे और बच्चियां उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। एक रात पहले यानी कल रात अपने सेंटर पर जाकर कड़कड़ाती ही सर्दी में सेंटर के बाहर लेकर बैठे थे रात भर। मगर जब सुबह इम्तिहान हाल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीईटी का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते तो उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे? एक इम्तिहान का पेपर बीजेपी नहीं बचा पाई, वो भी लीक हो गया। बाबा, ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया? बताओ योगी आदित्यनाथ, तो आप तो कहते ठोक देंगे, नाम बदल देंगे। अब बाबा बोलेंगे कि टीईटी का नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा। हर जगह नाम बदल देंगे तो पेपर लीक हो गया। 20 लाख बच्चे और बच्चियां जो आज प्राइमरी अपर प्राइमरी का इम्तिहान लिख रहे थे, टीचर्स का इम्तिहान, वो पेपर लीक हो गया। ये कौन सी सरकार है बीजेपी की जो गरीब नौजवानों को इतना मायूस कर देती? और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में गाय की बहुत इज्जत है, मुसलमान की नहीं है। गाय को इंसान से बड़ा इज्जत दी जाती है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे मंच पर हमारे पंडित राम निवास शुक्ला जी बैठे, हम उनके बाजू बैठे। इंसानियत से मोहब्बत है। ये बाबा के दिल में
हर मजहब से मोहब्बत मानने वाले से मोहब्बत है, वो बाबा में मामला उल्टा है उनका। और ये बाबा नाम नहीं बदलना चाहते, ये बाबा ठोक दो कि नहीं, ये दिल से लगाने की बात करते हैं। आपको मालूम के 2018 में लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिले में सितंबर 2018 में ये जो अपने आप को गाय का रक्षक मानते हैं, वो एक शख्स को पीटना शुरू कर दिए, खूब मारना शुरू कर दिए। तो उस शख्स ने कहा, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गाय है। तो बोले नहीं, तू काटने लेकर जा रहा है। अरे वो बोला कि अरे मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। बोले नहीं, तू काट रहा है। उसने कहा कि मेरा नाम कैलाश नाथ शुक्ला है, लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिला, सितंबर 2018। अरे वो ब्राह्मण था, उन्होंने उसको भी पीट दिया। देखते ही नहीं है बुनकरों का मसला, अंसारी भाइयों का। बिजली की कीमत इतनी आसमान को छू रही है, कोई फिक्र नहीं है बाबा को। कुरैश बरादरी के लोग बरसों से कारोबार करते हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया। समाजवादी की सरकार थी, 2017 तक कोई स्लॉटर हाउस का परमिशन रिन्यू नहीं किया, मगर अब चुनाव आ गए तो समाजवादी बोलेगी हम सेकुलर है, ओवैसी की बातों में मत जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने अब यहां पर इतनी बड़ी तादाद में, अच्छा बाबा की हुकूमत का एक और कारनामा सुन लो आप। नरेंद्र मोदी की सरकार में नीति आयोग है। नीति आयोग ने लिखा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में हैं, 52%, फिर झारखंड में शायद 45 या 47, और तीसरे कहां पर है सबसे ज्यादा गरीब? कहां है? जोर से बोलो, डरो मत। दिल्ली की मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री, और भारत में तीसरे सबसे ज्यादा गरीब लोग किसी प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुबारक हो योगी, क्या सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इतना डबल इंजन है कि गरीबी बढ़ती गई, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमानों को छू रही है। गन्ने की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने की कीमत की फिक्र। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर उत्तर प्रदेश में ये आपको बड़ी तकलीफ होगी बीजेपी के लोगों को। यहां पर 25 और 29 साल के नौजवान कितने हैं? हाथ तो उठाओ, डरो मत। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, आप नीचे रख लो, अटेंडेंस में आपका नाम लिखा गया। 25 और 29 साल के दरमियान में 2017 में 15% ऐसे बच्चों को नौकरी की जरूरत थी, 2017 में। अब 2021 में वो बढ़ते बढ़ते 23% हो चुके हैं। 25 और 29 साल के बच्चे, 23% को नौकरी की जरूरत है। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी ने क्या किया? नौकरी मत कर, गाय रक्षक बन जाओ। नौकरी मत कर, मॉब लिंचिंग में लपेट जा। नौकरी मत कर, ये देख के कोई मजहब को तब्दील नहीं कर रहा है। अरे नौजवानों, क्या तुमको नौकरी नहीं चाहिए? और फिर यहां पर आप ये भी बता दो कि यहां पर 20 और 24 साल के दरमियान में कितने नौजवान हैं? 20 और 24 साल के दरमियान में मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। 5 साल पहले 23% 20 और 24 साल के बच्चों को नौकरी की जरूरत थी, वो बढ़ते बढ़ते अब 31% हो गया।
31% हो गया। बताओ मोदी जी, ये कौन सा डबल इंजन है? चलता ही नहीं है। लखनऊ में ही रुक जाता, तुम दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलते। मगर मोदी जी हर इतवार को आकर बोलते हैं मन की बात सुन लो। मन की बात यह है कि भारत के नौजवान के पास नौकरी नहीं है। मन की बात यह है कि सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। मन की बात यह है मोदी जी कि कीमतों की वजह से भारत का गरीब, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, सब परेशान है। इसका इलाज बताओ तो मोदी जी कहेंगे इसका इलाज मेरे पास नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि मुझे तुम वोट डालते रहो, हम कीमतों में इजाफा करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चुनाव बड़े ही अहम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहां पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। मैं सिर्फ एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं तो हर अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी जमात को आप अपने दुआओं से मजबूत करते रहेंगे। मुझे आपके खून की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत, अपनी अना के लिए नहीं आया हूँ, न कभी आऊंगा। मैं यहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को बनाने आया हूँ, जैसे दीगर समाज ने अपनी लीडरशिप बनाई। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है CAA का। CAA का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है। ये याद रखो मेरी इस बात को। योगी आदित्यनाथ हमको धमकी दे रहे हैं कि एक शख्स आ रहा है और माहौल को बिगाड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा माहौल हमने देख लिया। आज TET का इम्तिहान में पेपर लीक हो गया, मगर मैं भारत के मुसलमानों से और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, उत्तर प्रदेश के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि CAA कानून के खिलाफ हमको आवाज उठाना है। इस कानून को नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लेना है। जैसा किसानों के एहतजाज पर मोदी ने उन किसान कानून को वापस लिया, ये कानून भी भारत के संविधान के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। मगर जब मैं इस बात का मुतालबा करता हूं, पूरी पार्लियामेंट में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भारत के मुसलमानों की आवाज बनकर उनका नुमाइंदा